हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इन वन शॉट लेक्चर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पार्ट का लेक्चर है और इस सीरीज में हम 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर्स एंड देन आफ्टर देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन का एग्जाम उठा लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है हर चैप्टर से, लेकिन कई बार बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पॉलीमर से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मस्टली आप मान के चलिए ये 3 चैप्टर आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर करते हैं हर पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन एग्जाम में। तो हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सारी बातें। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन योरसेल्फ, कि आप आसानी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए ताकि आप जल्दी से उस चैप्टर का, इसको लेक्चर को खत्म होते ही आपके पास नोट्स होंगे, आप तुरंत उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले लेक्चर को, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन एग्जाम के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और छोटा सा डिस्कशन रहेगा हमारा एंजाइम्स और हार्मोन्स को लेकर, ठीक है। मोस्टली इन 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, यही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले एक मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बायो मीन्स होता है लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मॉलिक्यूल्स का मतलब यहां पर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स में यहां पर किसकी बात हो रही है? मैक्रोमोलिक्यूल्स की। और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं द कॉम्प्लेक्स हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स, मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द कॉम्प्लेक्स हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। और लाइफ से रिलेटेड कैसे हैं? बिकॉज दीज आर वेरी एसेंशियल टू मेंटेन अवर लाइफ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड टू accomplish all the life process of the body। हमारा प्रॉपर डाइजेशन चलता रहे, प्रॉपर एक्सक्रीशन होता रहे, न्यूट्रिशन चलता रहे, सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे। तो सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन करते हैं? उनके लिए सबसे बड़े फ्यूल का काम करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे हम अपने डाइट के अंदर लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द complex molecular organic compounds which are very essential for to maintain our lives, इसलिए इनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए, सिंपल आपको मैं डेफिनेशन क्लियर करूंगा क्योंकि डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो पहले ओल्ड डेफिनेशन दी गई थी, कार्बोहाइड्रेट 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते थे? द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। क्यों रिजेक्ट कर दी गई थी उसका रीजन बताता हूं मैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन के साथ N मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए और हाइड्रेट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी N लगा दीजिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं N की वैल्यू 6 पुट करता हूं। N की वैल्यू कितनी पुट करता हूं? 6 पुट करता हूं। तो यहां पर C6 हो गया, H12 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब ये फार्मूला ग्लूकोज तो फॉलो कर रहा है, लेकिन आप N की वैल्यू 2 पुट कीजिए, N की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो यहाँ पे आएगा C2H4O2। और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एसिटिक एसिड का होता है। देखिए, ये देखो CH3COOH, लेकिन एसिटिक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। इसका मतलब ये जर्नल फार्मूला है, ये हर कार्बोहाइड्रेट पे जाके सेट नहीं हो रहा था। इसलिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर एक नई डेफिनेशन बनाई गई, मॉडर्न डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। वो डेफिनेशन क्या थी कि द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दीज मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्च का एग्जांपल लो, तो स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च को अगर आप
डिकम्पोज करेंगे तो आपको अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो जो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दीज आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सुन लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, मतलब जिनमें OH ग्रुप बहुत सारे आते हैं। तो OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप और कोई एक एल्डिहाइड। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सिंपल मॉलिक्यूल्स और दीज कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल्स देते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड वाटर, वो देंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सिंपल मॉलिक्यूल्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। चलो, अब कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है ना, 3 तरह से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है। किसके बेस पर किया गया है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स, शुगर यूनिट्स की संख्या के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। तो अगर एक शुगर यूनिट है तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 to 10 शुगर यूनिट है तो बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। अगर 10 से ज्यादा शुगर यूनिट है तो बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि यहां से मैंने एनवीएस एग्जाम दिया था, वहां से भी 2 क्वेश्चन ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स पर पूछे गए थे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको फेस करवाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स ओनली 1 शुगर यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही शुगर मोइटी आती है, शुगर मोइटी का मतलब है शुगर यूनिट आती है, उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल सुन लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, और यहीं से एग्जांपल आपके बन जाएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एक राइबोज शुगर जो आपके आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो आपके डीएनए में होती है। तो ये आपके राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये इनफ है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दीज आर ऑल मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जिसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और ग्लैक्टोज, इन चारों का जर्नल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 सेम रहता है। ठीक है, राइबोज के अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो राइबोज का फार्मूला बनेगा C5H10O5, ये आपका फार्मूला बनेगा इसका। और डीऑक्सी राइबोज के अंदर एक हाइड्रोजन एटम कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है 2 डीऑक्सी राइबोज के अंदर। तो ये आपके हो गए मोनोसैकेराइड्स। देखो, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट हो सकती है, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आएंगे, अगर 2 शुगर यूनिट है, ओलिगोसैकेराइड में सुन लो, अगर 2 शुगर यूनिट है तब तो बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। अगर 3 शुगर यूनिट है तो बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। ठीक है, और अगर 4 शुगर यूनिट है तो टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जिसमें 2 शुगर यूनिट होती है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। एक आपका सुक्रोज है, एक आपका लैक्टोज है और एक आपका माल्टोज है। ठीक है, एक सुक्रोज, एक लैक्टोज और एक माल्टोज। इसको एक वर्ड से याद रखो, MLS, MLS, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, MLS, ये वर्ड याद रखेंगे आप। ठीक है, मनोहर लाल सर्राफ, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो
माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स है और इनके डिसोसिएशन होने से, हाइड्रोलिसिस होने से क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप याद रखेंगे, ठीक है। ट्राइसैकेराइड में आप रेफिनोज एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं एग्जांपल? रेफिनोज, यस। एक ले सकते हैं स्टैचियोज, रेफिनोज, स्टैचियोज, ये सारे एग्जांपल ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स के अंदर आते हैं, आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द, और एक बात और ध्यान रखना, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट्स एंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोनोसैकेराइड्स। जिनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मोनोसैकेराइड मिलेंगे, जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेंगे, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेंगे, और माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये हाइड्रोलिसिस करने पर डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे, ट्राइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, और टेट्रासैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 4 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। ऐसे आप याद रखेंगे। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन मोर देन 10 शुगर यूनिट, जिनमें शुगर यूनिट 10 से ज्यादा होती है, एंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स और मैनी शुगर यूनिट्स। बहुत सारे आपके मोनोसैकेराइड दे सकते हैं ये, ठीक है, एन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स दे सकते हैं। तो आपको आसानी से याद रखेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और एक हो गया आपका ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आते हैं, आसानी से याद रखेंगे। और एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसका नाम है इनुलिन। क्या बोलते हैं इसको? इनुलिन। तो इनुलिन इज आल्सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये आपके रूट्स ऑफ दहलिया प्लांट, एक प्लांट होता है दहलिया, THADAHLIA, दहलिया प्लांट होता है, उसकी जड़ों के अंदर होता है ये इनुलिन। फूड स्टोरिंग टिश्यू की तरह काम करता है ये। तो ये भी एक आपका पॉलीसैकेराइड के अंदर काउंट होता है। तो ये हो गया आपके सिंपल से जर्नल का डिस्कशन। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ग्लूकोज के बारे में, फिर फ्रक्टोज के बारे में, और फिर डाइसैकेराइड्स के बारे में, और फिर पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। सबसे मेन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। देखो, ग्लूकोज होता है C6H12O6, सबसे पहली बात, ठीक है। ये बनता किससे है? 2 चीजों से बन सकता है। एक तो पहली बात, एक तो बनता है जब हम केन शुगर का इन्वर्जन करते हैं। आपको इसके बारे में बता दूं, ग्लूकोज इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन शुगर। ग्लूकोज को ग्रेन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर आपका ग्लूकोज में देखने को मिलता है। इसको ग्रेन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बनता है ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से। केन शुगर का इन्वर्जन करते हैं आप। प्रोसेस का नाम इन्वर्जन क्यों कहलाता है? क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज जो मॉलिक्यूल होता है, सुक्रोज होता है C12H22O11, और सुक्रोज की ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डी आइसोमर होता है। लेकिन अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, और इसमें एक एंजाइम भी रोल प्ले करता है ग्लूकोज सुक्रोज के अंदर, उसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। क्योंकि जो इन्वर्जन करता है उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। और ये एंजाइम क्या करता है? इट कंप्लीट्स द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सुक्रोज का इन्वर्जन होता है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक तो बनता है अल्फा ग्लूकोज, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बनता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। ये अल्फा बीटा के तौर पे याद रखना, पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ग्लूकोज की तो अल्फा आइसोमर है और फ्रक्टोज का बीटा आइसोमर है, याद रखना। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज बनते हैं, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6 और C6H12O6। ये 2 आइसोमर बनते हैं। इसमें ग्लूकोज तो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन इसमें फ्रक्टोज जो बनता है वो लीवो रोटेटरी होता है। इसलिए अगर हम इस रिएक्शन में प्रोसीड करें तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि डेक्स्ट्रो से ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो बनता है वो, लेकिन वो लिवो बनता है, और ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है मिक्सचर की वो नेगेटिव आती है। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ
केन शुगर ठीक बोलते हैं इसको। तो इस प्रोसेस में आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार्च ले लीजिए, स्टार्च का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम काम करते हैं। देखो आपको स्टार्च का जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, C6H10O5 और पूरे की पावर होल N। ये पेपर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। C6H10O5 पूरे की मॉलिक्यूल H, ये स्टार्च और सेलुलोज दोनों का जर्नल फार्मूला है। ये स्टार्च कह दीजिए चाहे इसको सेलुलोज कह दीजिए, क्योंकि स्टार्च और सेलुलोज दोनों से ही ग्लूकोज की यूनिट्स बनती है हाइड्रोलिसिस करने पर, ठीक है। स्टार्च को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है वो होता है अल्फा अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो होता है इट इज रिलीज फ्रॉम अवर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, अल्फा अमाइलेज, ठीक है। और इट इज आल्सो रिलीज फ्रॉम द आवर सलाइवा, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। मेरा बायो बैकग्राउंड था इसलिए मेरे को सारी बातें पता है ऑलरेडी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्च अल्फा माइलेज एंजाइम इस पे काम करता है और इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये आपका पॉलीसैकेराइड था, ये आपका पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज जो बनता है वो होता है डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या बनता है इसका, डाइसैकेराइड। और माल्टोज के ऊपर फर्दर एग्जाम काम करते हैं जिसका नाम है माल्टेज। माल्टोज को कौन ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज एंजाइम। और चाहे माल्टोज की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अल्फा ग्लूकोज के, हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं किसके, अल्फा ग्लूकोज के। तो ये भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट बताओ, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, और माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट बताओ, तो माल्टोज के प्रोडक्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भी। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होती है। स्टार्च का सेलुलोज का जनरल फार्मूला लिख लीजिए, C6H10O5 पूरे की पावर होल N। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं सी के अंदर। तो ग्लूकोज की हमने 2 डिस्कशन कर ली और साथ ही साथ में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे भी इसी के बारे में डिस्कशन बता देते हैं। चलो इसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और ले लेते हैं, सेलुलोज के बारे में। देखो सेलुलोज को एंजाइम डाइजेस्ट करता है जिसका नाम है सेलुलेज। क्या है, सेलुलेज। और इससे बनते हैं मोनोमर यूनिट, बनते हैं सारे बीटा ग्लूकोज यूनिट की, अल्फा ग्लूकोज की नहीं बनती। क्या बनती है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स बनती है, ठीक है। बहुत सारी बीटा ग्लूकोज यूनिट बनती चली जाती हैं। और लिंकेज याद रखना कैसे होता है, एक तो C1 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज फर्स्ट मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा तो C4 कार्बन ऑफ द अनदर ग्लूकोज यूनिट। मतलब 2 ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होंगी तो एक ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन है वो लिंकिंग में आएगा, ठीक है। तो इसको लिंकेज को बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। क्या बोलते हैं, बीटा 1,4 लिंकेज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेलुलोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो जो ग्लूकोज यूनिट बनती है उनमें लिंकेज क्या होता है, एक तो सारे ग्लूकोज यूनिट क्या है, बीटा ग्लूकोज है, और लिंकेज कैसा होता है, 1,4 लिंकेज होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज इज द लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये भी ध्यान रखना, सेलुलोज के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। सेलुलोज क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। और किसका, ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, सारे नोट डाउन करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट आगे रिमूव कर जाते हैं। तो लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ द बीटा ग्लूकोज यूनिट्स एंड लिंकेज इज बीटा 1,4। और एक बार ध्यान रखना, जो हम घर में कपास यूज करते हैं कॉटन, तो कॉटन के अंदर याद रखना 90% सेलुलोज होता है। 90% सारा का सारा कॉटन में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और सबसे मेन बात, जो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो चारा खाते हैं, तो चारे के अंदर भी क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेलुलोज इज आल्सो द
चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। जो फंगस होती है ना, फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल का जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज, जब हम सुना होगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, इनकी बनी होती है। तो उसमें सेलुलोज इज द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। और प्लांट की जो बार्क होती है, ऊपर की छिड्डे होते हैं जिसमें, उसमें भी आपका सेलुलोज मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्च के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस कर लेंगे। स्टार्च के बारे में दो बातें याद रखना। एक तो स्टार्च क्या होता है, एक इट इज द ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, ये बता दिया था। इसके अंदर स्टार्च से माल्टोज बनता है, माल्टोज से ग्लूकोज बनते हैं। लेकिन स्टार्च के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। स्टार्च दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो होता है अमाइलोज, कौन सा, अमाइलोज, और एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में, क्योंकि कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्च की कंपोजिशन होती है, स्टार्च दो पार्ट से मिलकर बना होता है। अमाइलोज आपका कैरी करता है 15 से 20%। एक बार जस्ट चेक आउट, आपका ये कैरी करता है, अमाइलोज कैरी करेगा आपका, हाँ ठीक है, 15 से 20%। एक बार इसको चेक कर लेना, मैंने थोड़ा सा गलत बताया, सही बताया है। और ये आपका 80 to 85% आपका ये कैरी करता है, 80 to 85% आपका ये कैरी करता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये डाटा में थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च के मेन पार्ट होते हैं। अमाइलोज जो होता है, सुनो पहले तो, अमाइलोज इज द स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, पहली बात तो बता दूं अमाइलोज। और किसका बना होता है, ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेलुलोज था स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ द बीटा ग्लूकोज यूनिट, और इसमें अमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज यूनिट। और अल्फा लिंकेज इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। कौन सी, अल्फा 1,4 लिंकेज। मतलब दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होंगी तो एक ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन लिंक में आएगा, तो उसको बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, यस। लेकिन ध्यान रखना, जब आपके दो डाइसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं, जैसे मान लो एक आप ग्लूकोज की बात करें और फ्रक्टोज की बात करें, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, आपका सुक्रोज बनेगा। तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं, तो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स थ्रू ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंकेज होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, बताऊंगा अभी, देखो। और एक बात और ध्यान रखो, अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज आपका वाटर सोल्यूबल होता है। अमाइलोज क्या होता है, आपका वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है। बुझ लेते हैं, स्टार्च का वाटर सोल्यूबल पार्ट कौन सा है, अमाइलोज है। और स्टार्च का वाटर में इनसोल्यूबल पार्ट कौन सा है, वाटर में जो इनसोल्यूबल होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में एक फर्क ये भी है कि आपका स्ट्रेट चेन पॉलीमर है दोस्तों, ये है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और इसमें भी लिंकेज पूछी जाती है कि सर ब्रांचिंग कहां पर होती है। सो सुनो, इसमें दो रिंग चलती है, ऐसे स्ट्रेट चेन चलती है, ऐसे स्ट्रेट चेन चलती है, बीच में लिंकेज होती है। और लिंकेज कहां पर होती है, सुनो, जब स्ट्रेट चेन चलेगी वो तो होती है अल्फा 1,4 लिंकेज, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। ये तो चलेगी लीनियर चेन, लीनियर चेन तो क्या चलेंगी, अल्फा 1,4 लिंकेज, ऐसे लीनियर चलती रहेंगी। लेकिन अल्फा 1,6 लिंकेज, ये है इंपॉर्टेंट कि इसमें इस चेन का और इस चेन से जब लिंकेज करना है तो उसका तो फर्स्ट कार्बन और नीचे वाली चेन का 6th कार्बन कंबाइन होगा, तो उसमें 1,6 लिंकेज पे ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग ध्यान रखना, सबसे मेन बात कि 1,4 तो लीनियर चेन चलती है और ब्रांचिंग होती है 1,6 लिंकेज के ऊपर। ठीक है, ये दिस इज द मेन पॉइंट इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्च के अंदर ये ध्यान रखेंगे। और स्टार्च का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, स्टार्च का एक टेस्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग, स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देता है,
ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो आप आसानी से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक आलू ले लीजिए, बीच में से काट दीजिए, आलू के अंदर स्टार्च होता है, उसके ऊपर जैसे आप आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे तो ऊपर का जो सरफेस है वो ब्लू ब्लैक कलर का शो हो जाएगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आलू में स्टार्च होता है एंड इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, स्टार्च का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के बारे में ध्यान रखना। दिस इज द स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज 1,4 लिंकेज एंड दिस इज द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज। लीनियर चेन 1,4 होती है और ब्रांचिंग होगी 1,6 लिंकेज पर। दिस इज वाटर सोल्यूबल, दिस इज वाटर इनसोल्यूबल। मैं लेक्चर इस तरीके से बनाता हूं आपका एंड टू एंड रिवीजन भी होता रहे और कंटेंट में मेरे कोई कमी नहीं रहेगी। कभी भी कंटेंट आपको मेरा मिलेगा तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि सर आज मज़ा नहीं आया आपका लेक्चर देखने में। हर बार आपको ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन आपसे जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से निभाना। आप जिसका भी 20 नवंबर तक जितना भी पेमेंट ड्यू है प्लीज़ अपना पेमेंट फिल कर दीजिए। ठीक है, जिसने 1250 पे किया था उसको 750 रुपये पे करने हैं, जिसने 1500 रुपये पे किए थे उनको 500 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, और जो स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं 2250 रुपये का, उनको उस हिसाब से आप अपना पेमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, सर मुझे कितना पे करना है। ठीक है, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 दिन बाकी है, तो आप 20 नवंबर तक आप अपना पेमेंट ड्यू पेमेंट प्लीज़ अपना पे फिल कर दीजिए। अगर मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन वास्तव में ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है और आपकी केमिस्ट्री में वास्तव में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपकी बिल्डअप हुई हो और आपके सब्जेक्ट में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया हो कि सर आपका कंटेंट कवर करके हम डेफिनेटली सब्जेक्ट में नंबर निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज़ मेक द ड्यू पेमेंट बिफोर 20 नवंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रह गया था जिसमें स्टार्च हो गया, आपका सेलुलोज हो गया। ठीक है, हाँ एक ग्लाइकोजन और ले लेते हैं। ग्लाइकोजन को दोस्तों हालांकि क्वेश्चन इधर पूछा नहीं जाता है, ग्लाइकोजन को नॉर्मली एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। जैसे उमन हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल, जहाँ तक क्वेश्चन ध्यान दे दूंगा क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, जो प्लांट्स अपना फूड रिजर्व रखते हैं, तो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट स्टार्च होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च एंड रिजर्व फूड एनिमल, रिजर्व फूड इन एनिमल्स उसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन होता है और ग्लाइकोजन ह्यूमन बींग्स के अंदर लीवर में स्टोर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन ह्यूमन बींग्स में लीवर में स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उस प्रोसेस के द्वारा हमारे लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है एट द टाइम ऑफ द नीड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इट इज द हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। ये पॉलीमर भी ये काफी ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, लीनियर नहीं है। इट इज द हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ द बीटा ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, सेलुलोज लीनियर चेन और पॉलीमर होता है, ये बीटा ग्लूकोज यूनिट का हाईली और हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर आता है। तो यहां से भी आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और एक और रह गया था हमारा डाइसैकेराइड के अंदर लैक्टोज। मैंने आपको बताया था डाइसैकेराइड के अंदर क्या रह गया, लैक्टोज। देखो लैक्टोज को ध्यान रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया था सुक्रोज। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है? सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर के नाम से। किसके नाम से? इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्योंकि इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करने के बाद फ्रक्टोज एक मॉलिक्यूल बनाता है जो लीवर रोटेटरी होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। और लैक्टोज के अंदर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो लैक्टोज बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स, एक तो बनाता है बीटा ग्लूकोज और एक बनाता है बीटा गलैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बार बार। यूनिट्स आपको याद रखनी है।
कि ग्लूकोज से लैक्टोज से बनते हैं बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज। ग्लूकोज का C4 लिंकेज होता है और गैलेक्टोज का C4 लिंकेज होता है, मतलब इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज कहते हैं इसको। लेकिन फर्स्ट कार्बन होगा वो ग्लूकोज का और फोर्थ कार्बन होगा आपका गैलेक्टोज का होता है। तो बीटा 1,4 लिंकेज गैलेक्टोज के अंदर होता है, ठीक है, लैक्टोज के अंदर। माल्टोज में 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज। और आपका एक और रह गया सुक्रोज। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा तो ग्लूकोज और बीटा का फ्रक्टोज। लेकिन ध्यान रखना यूनिट में नंबर कौन सा है, इसमें होती है अल्फा ग्लूकोज का तो C1 कार्बन यूज होता है और बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन यूज होता है। तो ध्यान रखना इस लिंकेज का नाम है 1,2 लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,2 लिंकेज होती है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन लिंकिंग में आता है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर से बता रहा हूं, द लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स थ्रू ऑक्सीजन एटम, दैट इज लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,2 लिंकेज होती है अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज में सुक्रोज बनाने के लिए, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज में लैक्टोज बनाने के लिए, और माल्टोज में 2 अल्फा ग्लूकोज के बीच में माल्टोज बनाने के लिए, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो आपका पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड मैंने डिटेल में अच्छे से बता दिया है। आप ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करते हैं, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्लूकोज के, देखो हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब ग्लूकोज के बारे में 2 बातें बची हैं, एक तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और एक ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन। पेपर में बहुत ज़्यादा बार आती है। देखो ग्लूकोज की 3 तरह की स्ट्रक्चर आई थी, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर के लिए कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर किसने दी थी। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बेयर ने बताई थी। किसने बताई थी, बेयर ने बताई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज वाज प्रिडिक्टेड बाय द बेयर साइंटिस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1870 में दिया था शायद, मेरे को पूरा याद नहीं है, 1817 के अंदर बता दिया था ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या होती है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, देखो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है, बीच में सेकंड कार्बन पे OH, H, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, ठीक है, बाकी सारे राइट में होते हैं आपके, ये भी राइट में होता है, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन इतने कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बनता है, इसमें क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बीच में 4 जो अल्कोहल होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की यूनिट कितनी होती है, 4 होती है। देखो 1, 2, 3, 4, और एक जो यूनिट होती है वो प्राइमरी अल्कोहल की होती है। एक यूनिट किसकी होती है, प्राइमरी अल्कोहल की। तो 141, ये आप रूल याद रखिए, एल्डिहाइड ग्रुप यूनिट 1 होती है, 4 यूनिट होती है सेकेंडरी अल्कोहल की और 1 यूनिट होती है आपकी प्राइमरी अल्कोहल की। तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी रिएक्शन सेट होती है। दिस इज कॉल्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, ध्यान रखना। ऑल द कार्बन इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। इसको हम एक रिएक्शन से बाद में प्रूव करके दिखाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी देखिए, तो ये आपको याद रखना है। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर में भी आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे करेंगे, ग्लूकोज के अंदर C डबल बॉन्ड OH, इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा सकते हैं। तो 5th कार्बन से, ये ऑक्सीजन होता है ना 5th कार्बन वाला, भाई 1, 2, 3, 4, 5, 5वें कार्बन का ऑक्सीजन होता है, ये आपके अटैक करता है इस कार्बन पे और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 5th कार्बन को फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट कर दीजिए। देखो ऐसे कनेक्ट होएगा, 1, 2, 3, 4, 5, छठा कार्बन तो क्या है CH2OH, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो बीच में लिंकेज कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो गई ये वाली, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो O पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव लग जाएगा, ये वाला, ये H पॉजिटिव लग गया, ये हो गया। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे आपको पता है HOH, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में था, इधर आएगा, 4th कार्बन का राइट में था, और 5th और फर्स्ट के बीच में जो लिंकेज होगी ये वाली। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ओपन चेन से क्लोज्ड चेन में आ गई। और इसके 2 आइसोमर बनते हैं। ये आपका अल्फा ग्लूकोज है, ये क्या है आपका अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप की पोजीशन आपकी राइट साइड में है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन अगर आपकी राइट साइड में है तो उसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर यही पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट साइड में होती
बाकी सारे नीचे की स्ट्रक्चर सेम है, बाकी सारे नीचे की स्ट्रक्चर सेम है। फर्स्ट कार्बन पे OH अगर राइट में हो तो अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन पे OH अगर लेफ्ट में हो, ये कौन सी साइड में है, लेफ्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, बीटा ग्लूकोज। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में आपस में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों को आपस में एक टर्म से जाना जाता है जिसका नाम है एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। तो एनोमर्स के बारे में बता देता हूं क्या होते हैं। एनोमर्स है ना आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि सारे ग्रुप पे, सारे कार्बन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केवल फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो अगर फर्स्ट कार्बन का OH राइट में हो तो अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, अगर फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट में हो तो बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो एनोमर्स क्या होते हैं, दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स which have same molecular formula but differ in configuration only around first carbon। फिर से सुनो, एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which have same molecular formula but differ with each other in at configuration around first carbon। केवल पहले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, फर्स्ट कार्बन पे, उनको एनोमर्स कहते हैं। एग्जांपल, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होगी आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को आप एक स्ट्रक्चर में और कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं जिसका नाम है पायरानोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर, PIPYRO, पायरानोज स्ट्रक्चर। और ये पायरन से रिलेट करता है। पायरन स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, इसलिए इसको बनाया गया था। दिस इज कॉल्ड पायरन स्ट्रक्चर, इसको पायरन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पायरन, इससे रिलेट कर दिया पायरानोज स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये देखो फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, और ऊपर सिक्स कार्बन पे होता है CH2OH। ठीक है, ये रहा देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। देखो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है। तो देखो ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन, ये रहा आपका फिफ्थ कार्बन, ये बीच में देखो ऑक्सीजन आ गई। ये फिफ्थ कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है, तो बीच में ऑक्सीजन आ गई। इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या इसको इसमें कन्वर्ट करने का तरीका देखो क्या है। जो चीज़ राइट साइड में आती है उनको तो नीचे रखना है, बिलो, और जो चीज़ लेफ्ट में आती है उनको रखना है अबोव। ठीक है, देखो फर्स्ट कार्बन पे OH किधर जा रहा है, राइट में, तो OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। सेकंड कार्बन पे OH क्या है, राइट में, तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा। देखो थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में है, थर्ड कार्बन का OH क्या है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन का फिर से राइट में है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। और सिक्स कार्बन का CH2OH ऊपर दिखाई दिया हमने। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई किसकी, अल्फा ग्लूकोज की। ठीक है, और इसको बोलते हैं पूरा नाम अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और कौन सी फॉर्म में है, पायरानोज के अंदर, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी। डेक्स्ट्रो है और ग्लूकोपायरानोज रिंग बोलते हैं इसको, पूरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पे पूरी स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान से सुनना, पूरी स्ट्रक्चर सेम है। अगर फर्स्ट कार्बन पे मैं OH को ऊपर कर दूं, देखो OH को ऊपर कर दूं और H को नीचे कर दूं, तो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो इसको अल्फा से क्या बोल देंगे फिर, बीटा ग्लूकोज, और इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, एनोमर्स ऐसे बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर एंड पायरानोज स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और एक बात तो ध्यान रखना, जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होती हैं वो ना तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पॉजिटिव देती है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में एग्जाम के लिए। ग्लूकोज की जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होती है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, वो आपका सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 टेस्ट वो पॉजिटिव नहीं देती है, ध्यान रखना। स्किप्स रीजन टेस्ट है वो भी पॉजिटिव नहीं आएगा क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप लॉस्ट हो जाता है। वो केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर में आता था एल्डिहाइड, जब आपने क्लोज्ड चेन में कन्वर्ट किया तो एल्डिहाइड ग्रुप मोइटी खत्म हो गई थी। तो
क्लोड चेन स्ट्रक्चर और हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट आपके नहीं देंगे, जैसे स्किप्स रीजन टेस्ट नहीं आएगा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं तो ऐसे टेस्ट आपके नहीं आएंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स का, जहां पे आपके 110% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो इसको तो आप नोट किए बिना रहना ही नहीं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आज देखो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस के बाद मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्लियर कर दूं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज लिखने से पहले एक वर्ड तो बताया मैंने आपको, एनोमर। एनोमर क्या होते हैं? द स्टीरियोआइसोमर्स विच have same molecular formula but differ in configuration around at first carbon atom, उसको बोलते हैं एनोमर। जैसे फॉर अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। एक टर्म और आती है जिसका नाम है एपीमर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एपीमर्स क्या होते हैं? द स्टीरियोआइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अनदर कार्बन एटम, मतलब फर्स्ट कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा कार्बन एटम हो, इट में भी सेकंड कार्बन, इट में भी थर्ड कार्बन, इट में भी फोर्थ कार्बन, उस पे हो, फर्स्ट कार्बन पे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन पे होगा तो एनोमर बोलेंगे, फर्स्ट के अलावा कोई और दूसरा कार्बन हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको बोलेंगे एपीमर। और एपीमर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, आपके ग्लूकोज और मैनोज, लिख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ये। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर है, मतलब सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। मैं आपको जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ। ग्लूकोज होता है CHO, सेकंड कार्बन का OH राइट में, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, और बाकी दोनों होते हैं, ये भी राइट में होता है, ये भी राइट में होता है, ठीक है, और नीचे होता है CH2OH। ये आपका ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। मैनोज और बना देता हूँ। मैनोज क्या होता है? ये वाली स्ट्रक्चर है। मैनोज के अंदर क्या होता है? सेकंड कार्बन का OH इसका लेफ्ट में है ना, राइट में है, इसका सेकंड कार्बन का OH भी लेफ्ट में होता है, थर्ड कार्बन का OH भी लेफ्ट में होता है, और बाकी ये दोनों राइट में, ये वाला राइट में और ये वाला राइट में और ये वाला, ये पता ही आपको, ठीक है। तो देखो सारी स्ट्रक्चर सेम है, केवल सेकंड कार्बन पे देखो, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज है बस, केवल देखो इसका OH राइट में है, इसका OH लेफ्ट में है, बाकी नीचे की स्ट्रक्चर एज इट इज है, देखो बिल्कुल सेम है। तो C2 एपीमर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? C2 एपीमर। और एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों एक दूसरे के C4 एपीमर है। कौन से एपीमर है? C4, चौथे कार्बन पे होता है। देखो ये स्ट्रक्चर फिलहाल किसकी है? ये स्ट्रक्चर फिलहाल मैनोज की है। किसकी है? मैनोज की। इसको मैं गैलेक्टोज बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? गैलेक्टोज। देखो C2 एपीमर तो क्लियर हो गया, C4 और देखो गैलेक्टोज कैसे बनेगा? सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रखो, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज नहीं है, ये सेम है, इसका भी OH राइट में है और इसका भी OH राइट में है। अब फोर्थ कार्बन पे चेंज हो जाएगा, फोर्थ कार्बन पे ये हो गया। देखो अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला और ये वाला, ऊपर का मॉलिक्यूल मोइटी सेम है, राइट में लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट में, ये नीचे का सेम है। फोर्थ कार्बन पे देखो बस, फोर्थ कार्बन पे इसका राइट में है, इसका लेफ्ट में है, तो एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के C4 एपीमर है। तो C2 एपीमर है ग्लूकोज मैनोज और C4 एपीमर है ग्लूकोज गैलेक्टोज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, एपीमर आपको याद रखना है। फर्स्ट कार्बन पे हो तो एनोमर, और फर्स्ट के अलावा कोई और कार्बन पे हो तो एपीमर। डेफिनेटली अगर आपके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी प्रकार की नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और कुछ भी कॉपी वगैरह मेरे सामने नहीं होती है। चलो ग्लूकोज की रिएक्शन देखते हैं, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा आती है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड हो गया आपका, नीचे 4 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। तो कैसे करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं,
अगर ग्लूकोज की रिएक्शन आप HI से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये किसी से ध्यान रखना, हर जगह क्वेश्चन आता है। अगर रेड फास्फोरस ना भी दे रखा हो तो केवल HI से कर दो। HI एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हर मॉलिक्यूल पे काम करता है, एल्डिहाइड पे भी काम करता है, सेकेंडरी अल्कोहल पे भी काम करता है और प्राइमरी अल्कोहल पे भी काम करता है। ये पूरे मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन बना देगा, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये कंपाउंड बनेगा NCH3 CH2 की होल 4 और CH3, इसको बोलते हैं N-हेक्सेन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। इस रिएक्शन से प्रूव होता है, ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है। चलो नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अब ऑक्सीडेशन है दो तरह से होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन अगर देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, जैसे ग्लूकोज में डालो आप ब्रोमीन वाटर, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगर ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ब्रोमीन वाटर आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? केवल एल्डिहाइड को। तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। नीचे CHOH होल 4 और नीचे CH2OH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। पेपर में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ग्लूकोनिक एसिड ध्यान रखना पेंटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। पहले क्या था? पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिख रहा है 5 हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अगर पेंटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ब्रोमीन वाटर डाल दो, क्योंकि ब्रोमीन वाटर केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। मैं चीज़ों को रटवाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ और आपको याद भी रहेंगी वो चीज़ें। फिर रटने से कभी चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है, तो अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो केवल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होएगा, बाकी ग्रुप दे विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सर, ऑक्सीडेशन अगर ब्रोमीन की वाटर की जगह कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, कैसे क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, यही आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट आएंगे भाई, डायरेक्ट। अगर डालेंगे डायरेक्ट ये, तो ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में 4 CHOH एज इट इज रहेंगे और नीचे का प्राइमरी अल्कोहल ये भी ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस स्ट्रक्चर का नाम है, ये होता है टेट्रा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने रह गए? 4। टेट्रा हाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बने हैं? डाई कार्बोक्सिलिक। टेट्रा हाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक बन जाए तो इस कंपाउंड का नाम है सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रिक एसिड बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, वो भी लिख लीजिए, ग्लूटेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकैरिक या ग्लूटेरिक, दोनों मिलेंगे वर्ड एग्जाम में, ग्लूकैरिक या ग्लूटेरिक, TARIC, ग्लूटेरिक या सैक्रिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आप इसको याद रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 ऑक्सीडेशन हो गए, वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों याद रखेंगे पेपर के लिए। अगला सुनो, अगर पेपर में रिएक्शन आ गई, ये ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन करा दी, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, यह कि सबसे इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम अमलगम। क्या डाल दिया इसमें? सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम रिडक्शन करेगा और रिडक्शन भी केवल एल्डिहाइड का होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। और बीच में क्या है? 4 सेकेंडरी अल्कोहल और नीचे भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बन गया और इस कंपाउंड का नाम है सोर्बिटोल। क्या बोलते हैं इसको? सोर्बिटोल बनता है, प्योरली अल्कोहल बन जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए आने लायक। अगला सुनो, अब आपको पता है ये दोनों ग्लूकोज है ना, दोनों एक रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक तो होते हैं शुगर रिड्यूसिंग शुगर्स, एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? दो शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एज वेल एज फैलिंग सॉल्यूशन। दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी और आपका कौन सा टेस्ट, क्या नाम है इसका, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फ्लूरोमीटर टेस्ट, दोनों पॉजिटिव देते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर में कोई एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं है। ऑल द मोनोसैकेराइड्स, याद रखना, ऑल द मोनोसैकेराइड्स दे गिव
पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट एंड दे गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो दीज आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसैकेराइड के अंदर जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप लैक्टोज में भी होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप माल्टोज में भी होता है, लेकिन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आपके सुक्रोज में नहीं होता। तो एकमात्र बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर के लिए कि जो सुक्रोज होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सुक्रोज में ना किससे कॉम्बिनेशन होती है, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, और दोनों की कॉम्बिनेशन में ना एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो जाते हैं, इसलिए सुक्रोज दिया देता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होता है। अदरवाइज लैक्टोज और माल्टोज, डाइसैकेराइड में लैक्टोज माल्टोज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और आपके ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ये नहीं देते, सुक्रोज नहीं देता, ठीक है। और तो ग्लूकोज के अंदर आप चाहे टॉलरेंस रीजन टेस्ट करवाओ, चाहे आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करो। देखो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करोगे तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड तो बनेगा, इसमें भी ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, लेकिन इसमें बनेंगे आपके सिल्वर ब्लैक कलर के पीपीटी या सिल्वर मिरर बनेगा, और इसमें रेड पीपीटी आएंगे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के Cu2O, इसके क्या आते हैं, रेड कलरेशन या रेड पीपीटी आते हैं। दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सभी को पता है Cu2O के पीपीटी आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कितने रिएक्शन तो हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 रिएक्शन तो मैंने आपकी करवा दी इसके अंदर। अगला देखो, और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के। देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप किस रिएक्शन से प्रूव कर सकते हो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। देखो ग्लूकोज में 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ये रहे और 5वां हाइड्रोक्सी ग्रुप ये रहे, तो ग्लूकोज की रिएक्शन है ना एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO की होल ट्वाइस और O, इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 C CH3 C और बीच में ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन ग्लूकोज से करवाओगे तो ये कंपाउंड बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो एक ग्लूकोज ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप सेम रहेगा, इसमें CH और O को लगाकर 4 एसीटेट ग्रुप तो यहाँ लग जाएंगे, COCH3 4 ग्रुप तो यहाँ लग जाएंगे, और एक CH2O एक एसीटेट ग्रुप आपका यहाँ लग जाएगा COCH3, ठीक है। ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है, और इस रिएक्शन से प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से कराओगे, किससे कराओगे, हाइड्रोक्सिलामीन से, तो ये भी प्रूव कर देगा रिएक्शन कि ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्शन करेगा, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो ग्लूकोज पे रिएक्शन हो जाएगी COO NOH आ जाएगा, ठीक है, H पहले से लग रहा है, और नीचे के मॉलिक्यूल सेम रहेंगे CHOH की होल 4 और CH2OH। तो क्या बनेगा, ये ऑक्जाइम बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्जाइम। तो इस रिएक्शन से प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है कि ग्लूकोज की रिएक्शन आप फिनाइल हाइड्रोजन से करोगे। किससे करोगे, फिनाइल हाइड्रोजन, एक फिनाइल ले लिया, एक NH के करके पीछे NH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्रोजन से होती है तो फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं कहूँगा 3 मोल रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसे लिखेंगे PH NH NH2, इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से होती है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोसाजोन। क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन। और ये येलो पीपीटी आते हैं, कैसे पीपीटी आते हैं, येलो पीपीटी आते हैं, येलो कलरेशन आती है, ग्लूकोसाजोन बनता है। कितने मोल्स यूज होते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के, 3 मोल यूज होते हैं, लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्लूकोज की रिएक्शन में। तो दीज आर ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी रिएक्शन मिस नहीं करनी है। तो पिछली 6 रिएक्शन 7 8 9 रिएक्शंस मैंने इसकी ग्लूकोज की आपको करवा दी, ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और HCN से रिएक्शन करवा सकते हो, ये भी पूछा सकता है। हाइड्रोजन साइनाइड से करवाओगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज में क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। चलो
तो ये होगी सारी आपकी ग्लूकोज की रिएक्शन। तो आपका मोस्टली सारा कार्बोहाइड्रेट मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं एक शॉर्ट लेक्चर बना के भी बता सकता हूं आपको, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले विटामिन लेते हैं। देखो प्रोटीन्स और लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम भी नहीं है और लगातार पढ़ाने से सिर दर्द हो जाता है मेरा, अभी थोड़ा सा वीकनेस है बॉडी में, कवर अप हो जाएगी। तो अभी विटामिन्स ले रहा हूँ मैं और आपका कार्बोहाइड्रेट्स पूरा अच्छे डिटेल में करवा दिया, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ठीक है। विटामिन्स करवा रहा हूँ अभी फिलहाल, और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड केवल 20 मिनट का लेक्चर बचा है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, वो मैं पॉलीमर में साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। जब पॉलीमर पढ़ाऊंगा ना लेक्चर, उसमें आपको लिंक करके पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये देखो विटामिन्स, देखिए विटामिन्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वाइटल प्लस अमीन, विटामिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, वाइटल प्लस अमीन्स। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं था, पहले ऐसे बना दी कि डेफिनेशन। विटामिन जो टर्म थी वो फंक साइंटिस्ट ने दी थी, फंक साइंटिस्ट का नाम है FUNK। ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आने के लायक, कि द टर्म विटामिन वाज क्वाइंड बाय विच साइंटिस्ट, फंक साइंटिस्ट का नाम था, उसने दी थी विटामिन की टर्म, ठीक है। विटामिन सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो विटामिन जो टर्म थी वो फंक साइंटिस्ट ने दी थी। तो विटामिन के ऊपर क्या आता है क्वेश्चन, एक तो सीधे विटामिन के टाइप्स क्या होते हैं और विटामिन की क्या केमिकल नेम है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सोर्स अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टेबल होती है वो याद करनी पड़ेगी आपको कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन बी कहाँ से मिलता है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है। तो आपको मोस्टली इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, सुनिए। एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं आपके ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन आपके फैट सोल्यूबल है और विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल का मतलब है दीज आर द विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, जो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन इसमें ध्यान रखने का एक्सेप्शन है, विटामिन B12, विटामिन B12 ये बॉडी में स्टोर हो सकता है लीवर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, इट नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो वाटर सोल्यूबल है तो सही, लेकिन ये बॉडी में स्टोर होता है, अदरवाइज विटामिन सी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हर विटामिन पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए एक विटामिन की लिस्ट ही बना लेते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखो विटामिन ए। विटामिन ए को बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, आपको याद भी रहेगा, विटामिन ए को ब्राइट आई विटामिन कहते हैं। अगर आंखों में चमक लानी है तो विटामिन ए से भरपूर चीजें खाइए। कई बार कहते हैं ना कि आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है, तो उनको विटामिन ए से भरपूर डाइट देने की सलाह दी जाती है। जैसे गाजर खाइए आप, कैरेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है, ठीक है, कैरेट के अंदर। तो विटामिन ए ब्राइट आई विटामिन कहते हैं, क्योंकि आंखों से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। और जिसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ी होगी विटामिन ए की कमी से, यहां पर मैं लिख रहा हूं डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो एक तो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं रतौंधी, रात का अंधापन, और एक बीमारी और है जिसका नाम है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया, PHTHALAMIA, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया पता क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। हमारी आंखों में एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो हार्ड हो जाता है, तो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, ठीक है, स्टिफ हो जाती है उसकी मसल्स, तो उस बीमारी को बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ये भी आंखों से रिलेटेड विटामिन बीमारी है, तो विटामिन ए की कमी से होती है दोनों। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, मैं साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, केमिकल नेम मैं साथ में लिखता रहूंगा। केमिकल नेम विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
विटामिन बी के अंदर 2-3 चीज़ें आती है, एक तो होता है विटामिन B1, एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B2 और एक होता है विटामिन B12। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायामीन, लिख लीजिए। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन। विटामिन B2 को होता है रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, और इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं इसको, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रिबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। क्यों बोलते हैं पता है इसको साइनोकोबालामीन? तो साइनोकोबालामीन में एक वर्ड छुपा हुआ है कोबाल, तो विटामिन B12 है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें सेंट्रल एलिमेंट कोबाल्ट होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट भी कौन सी स्टेट में? लिख लो, कोबाल्ट +3 स्टेट में छुपा हुआ है, +3 स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है। चलिए, विटामिन B1 होता है, इस विटामिन को नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी बेरी विटामिन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी बेरी विटामिन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी कमी से बेरी डिजीज हो जाती है, एंटी बेरी विटामिन। तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो गई? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होगी बेरी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलो, विटामिन B2 क्या होता है? रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या होता है दोस्तों? रिबोफ्लेविन होता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है चिलोसिस। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? इसको बोलते हैं चिलोसिस। और चिलोसिस में क्या हो जाता है? चिलोसिस बीमारी के अंदर हो जाता है आपका कि बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, स्किन आपकी जलन महसूस करती है, एक तो बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, और जिसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी इस बीमारी के अंदर आपको हो जाता है, ठीक है। और रिटार्डेड ग्रोथ, बेरी के अंदर ध्यान रखना, रिटार्डेड ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है, बोन्स की, मसल्स की डेवलपमेंट है बहुत धीरे धीरे होती है, तो रिटार्डेड ग्रोथ बहुत अच्छा सिम्टम है बेरी का, ठीक है। चिलोसिस में क्या होता है बता दिया, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, स्किन जलन महसूस करती है, बर्निंग सेंसेशन, और साथ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो कितने हो गए? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। देखो विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामीन, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विटामिन की कमी से बॉडी के अंदर बीमारी होती है जिसका नाम है RBC डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं? साइनोकोबाल। विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस अनीमिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पर्नीशियस अनीमिया। इस बीमारी से इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन का या RBC का काउंट कम हो जाना, ब्लड में RBC की संख्या कम हो जाना, रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं RBC, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसकी संख्या कमी हो जाने से पर्नीशियस अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, विटामिन B12। और इसका केमिकल नेम क्या है? ध्यान रखना, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ठीक है। चलिए ये भी हो गए, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी रह गया, डी रह गया, ई रह गया और के रह गया। चलो विटामिन सी के बारे में देखिए। विटामिन सी से याद रखो, एंटी स्कर्वी विटामिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंटी स्कर्वी विटामिन, क्योंकि इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एंटी स्कर्वी विटामिन कौन सा होता है? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? स्कर्वी, और स्कर्वी होता है ब्लीडिंग इन गम्स, आपके मसूड़ों से खून आना, और पायरिया, दांतों में पीलापन हो जाता है जिसको पायरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिया, ठीक है, पायरिया डिजीज हो जाती है। और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? ASCORBIC, दिस इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड नाम से छुपा हुआ है, खट्टे फलों में एसिड होता है, ध्यान रखना। तो विटामिन सी आपके सारे खट्टे फलों में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आपको मिलेगा विटामिन सी, तो भरपूर मात्रा में होता है। एंटी स्कर्वी विटामिन बोलते हैं इसको, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है, फ्रेंड्स लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इर्गो कैल्सीफिरोल, इर्गो कैल्सीफिरोल, लिख लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है इर्गो कैल्सीफिरोल, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स। ये बहुत फेमस डिजीज है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों के अंदर या बड़े बूढ़ों के अंदर बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटीज। बोन डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है कि
बोन्स जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, बोन्स वीक रह जाती है। तो बोन से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज होती है चिल्ड्रंस के अंदर, और एक बीमारी और है जिसका नाम है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, इस डिजीज में क्या होता है, जॉइंट पेन फील होता है अडल्ट्स के अंदर। अडल्ट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, और उस फ्लूइड की पॉइंट इसमें अमाउंट कम हो जाता है ओस्टियोमलेशिया में अंदर, और डेफिनेटली सॉफ्ट बोन हो जाती है, सॉफ्ट बोन ओस्टियोमलेशिया। इस बीमारी में ना बोन्स है ना बहुत सॉफ्ट रह जाती हैं और ज्वाइंट पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो दोनों हड्डियों से रिलेटेड बीमारी विटामिन डी में होती है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी आपको मिलेगा, इसको सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सनलाइट विटामिन, क्योंकि सनलाइट धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी है वो बॉडी में पूरी हो जाती है। ठीक है, चलो ये भी हो गया, 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 2 विटामिन और बचे हमारे। उसके बाद आता है विटामिन ई। देखो विटामिन ई को बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे आप सर्दियों में कोल्ड क्रीम लगाते हैं, सर्दियों में जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाते हैं जैसे बोरोप्लस वगैरह या आती हैं, जितने भी कोल्ड क्रीम्स वगैरह आती हैं, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती हैं, उनमें विटामिन ई आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। विटामिन ई इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, और हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो बहुत फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं उनको किल कर देता है। तो फ्री रेडिकल्स को डैमेज करके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। वाटर सोल्यूबल विटामिन में पूछा जाए, अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखना। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात की जाए तो कह देना एक ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो वाटर सोल्यूबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तब तो कहेंगे विटामिन सी। और आपसे कहते हैं ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो फैट सोल्यूबल है और एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसको कहेंगे विटामिन ई। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलो, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम है स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो एंटी स्टेरिलिटी कहते हैं इसको। इस विटामिन का नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, क्योंकि जो स्टेरिलिटी आती है इस विटामिन की कमी से आती है, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो स्टेरिलिटी आती है विटामिन ई की कमी से, और विटामिन ए की कमी से एक और आता है फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होती है ना वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही वीक हो जाती हैं। फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, ये एनसीईआरटी का डाटा है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से आरबीसी बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजिलिटी हो जाती है उसके अंदर। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ई, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। क्या बोलते हैं इसको, टोकोफिरोल। वो विटामिन डी था इर्गोकैल्सिफिरोल। क्या था, इर्गोकैल्सिफिरोल, इसको बोलते हैं टोकोफिरोल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ जाएं, और लास्ट विटामिन बचा है आपका विटामिन के के नाम से। विटामिन के के नाम से, विटामिन के का केमिकल नेम लिख लीजिए, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं इसको। ठीक है, और विटामिन के को बोलते हैं एंटी हेमरेज विटामिन। क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेज, क्योंकि ब्लड में क्लोटिंग हो जाती है इस विटामिन की कमी से। ठीक है, तो ये ब्लड क्लोटिंग का टाइम बढ़ा देता है। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉट टाइम। ब्लड की जो क्लोटिंग होती है ना उसका टाइमिंग बढ़ा देता है ये। ठीक है, तो अगर ये विटामिन आप लेंगे तो ये ब्लड क्लॉट्स को क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, और हेमरेज हमारी बॉडी से ख़त्म कर देता है। और एक बीमारी हो रहा है जिसका नाम है हीमोफीलिया। किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये भी इस विटामिन की कमी से कई बार हो जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया, ये बीमारी आप याद रखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इससे बढ़ जाता है। तो विटामिन के की कमी से एंटी हेमरेज और विटामिन का काम होता है, करता है ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, फाइलोक्विनोन होता है विटामिन डी। और एक और आता है विटामिन एच।
इसको स्पेशल याद रखना। विटामिन एच को बोलते हैं बायोटीन। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो ना फैट सोल्यूबल है ना वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन एच है। इसकी एक स्पेशल कैपेसिटी है, अगर दोनों क्वेश्चन पूछे जाए ना तो फैट सोल्यूबल है ना वाटर सोल्यूबल है तो विटामिन एच, और फैट सोल्यूबल भी है वाटर सोल्यूबल भी है, कई बार तो दोनों काम कर देता है, फैट सोल्यूबल भी वाटर सोल्यूबल भी, तभी विटामिन एच ही आंसर आएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो आई थिंक विटामिन आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यही क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक रीजेंट का नाम है सैलिविनोफ रीजेंट, बताया था मैंने पहले भी, सैलिविनोफ रीजेंट। ये एक ऐसा रीजेंट है जो आपका केवल कीटोहेक्सोज शुगर देता है, एल्डिहाइड नहीं देता। मतलब फॉर एग्जांपल आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करोगे तो एल्डिहाइड और आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देंगे। अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट करोगे तो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देंगे। लेकिन सैलिविनोफ रीजेंट टेस्ट है, ये केवल फ्रक्टोज देगा, ये केवल फ्रक्टोज देगा, क्योंकि फ्रक्टोज है आपका कीटोहेक्सोज शुगर है, एल्डोहेक्सोज शुगर नहीं देता। और सैलिविनोफ रीजेंट फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करके रेड कलरेशन देता है। कैसी कलरेशन देता है? रेड कलरेशन। तो हम क्या क्या दे सकते हैं, एक एल्डोहेक्सोज शुगर ले लो, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसको यूज करते हैं, जिसका नाम है सैलिविनोफ रीजेंट। सैलिविनोफ रीजेंट, दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय कीटोहेक्सोज शुगर, नॉट बाय एल्डोज शुगर। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, सैलिविनोफ रीजेंट को। और एक और ध्यान रखना कि सर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अब ग्लूकोज में तो सर एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फ्रक्टोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आता, लेकिन फ्रक्टोज फिर भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट पॉजिटिव क्यों देता है? बिकॉज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑल द मोनोसैकेराइड्स लाइक मैनोज, गैलेक्टोज, दीज आर इंटरकन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? और क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और एक साइंटिस्ट का नाम था लोवरे डी व्रियन, लोवरे डी का मतलब डी और ब्रियन, BRUYN, लोवरे डी ब्रुयन वॉन एक्केनस्टेन, रीअरेंजमेंट का नाम है ये। इसकी वजह से लोवरे डी ब्रुयन वॉन एक्केनस्टेन रीअरेंजमेंट, इसकी वजह से ग्लूकोज फ्रक्टोज में इंटरकन्वर्टिबल है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में इंटरकन्वर्टिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आगे पॉलीमर वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर देंगे कौन सा, प्रोटीन्स, और आपका कौन सा पोर्शन रह गया, न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा पोर्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो आपसे रिक्वेस्ट की है प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को फिल कीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं रेगुलरली लेक्चर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त मज़ेदार लेक्चर देता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।